हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन कुमार। आज हम लोग एसएससी सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि 1997 से लेकर एसएससी ने अब तक जो भी प्रश्न पूछा है उन सारे प्रश्नों का यह संग्रह है। इसमें एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, डीपीएसआई, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी के सभी प्रश्न मौजूद हैं। तो हाल फिलहाल में एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसलिए उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सारे प्रश्न रिपीट लगातार रिपीट होते हैं। और हम दिखाएंगे या आप देख लीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन 10-10 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बुक में टोटल 13,500 प्लस प्रश्न हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वह बायोलॉजी से प्रश्न होगा, और बायोलॉजी में टाइप नंबर 1 से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आधुनिक भारत से संबंधित जो भी प्रश्न थे उसे हम लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फिजिक्स के सारे प्रश्नों को, उसके बाद केमिस्ट्री के सारे प्रश्नों को। आज हम लोग बायोलॉजी के प्रश्नों को देखेंगे। इसी तरह हम फिर ज्योग्राफी, सिविक्स, विविध और जितने भी कंप्यूटर, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे प्रश्नों को टाइप बाय टाइप पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप लगातार देखते रहिए और पहले प्रयास कीजिए खुद से प्रश्न आंसर देने का, उसके बाद फिर देखिएगा कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं साइंस से, और उसके बाद हिस्ट्री से, फिर भूगोल, अर्थशास्त्र, और इसी तरह से प्रश्नों का वेटेज रहता है, जिसमें साइंस के प्रश्न रहते हैं 30%, यानी सर्वाधिक प्रश्न साइंस के ही रहते हैं। तो इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं साइंस को। चलिए अगला है, देखिए आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह टॉपिक यानी टाइप 1 होगा, और टाइप 1 में कोशिका ऊतक संरचना और उसके और कार्य तथा सूक्ष्मजीव से संबंधित जो प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। बायोलॉजी में हम लोग टोटल 1763 प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि सर्वाधिक प्रश्न को देखा जाएगा। जो भी बन चुका है प्रश्न उन सारे प्रश्नों को, लेकिन 1763 आज इस वीडियो में नहीं, धीरे धीरे करके सभी टाइप के वीडियो में। तो आज का पहला प्रश्न होगा, यानी टाइप नंबर 1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होता है? सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिकीय श्वसन का। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि अधिकांश ऊर्जा इसी में बनता है। अगला प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है आप देख सकते हैं कि इन सारे प्रश्न एग्जाम में ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। यहाँ देखिए कोशिका भित्ति भी हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन विवादास्पद हो सकती है, क्योंकि देखिए क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति दोनों पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोज किसका मुख्य घटक है? तो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है सेल्यूलोज। जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका। आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है? आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए को। अगला प्रश्न है, प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन क्या होता है?
तो प्रतिजन होता है प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। नग्न आँखों से देखे जा सकने वाले कोशाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश में अवशोषित हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाइटोक्रोम। कोशिका किसके कारण अस्फीत हो जाती है? कोशिका किसके कारण अस्फीत हो जाती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा अंतःपरासरण। अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अंतःशोषण की प्रक्रिया में अवशोषण निहित होता है। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? कोशिका का आयतन बढ़ जाता है समपरासरणी दाबी घोल में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। उत्तकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है, तो ये त्वचा जन से बनती है। अगला प्रश्न है वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? वृक्क की आकार की द्वार कोशिकाएं ये मौजूद होती है द्विबीजी पादपों में। डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं यह पाया जाता है गेहूं में। हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? हरित ब्लॉकों का संबंध है जैव ईंटें से। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है अमीबा। वारपिंड किसमें पाया जाता है? वारपिंड पाया जाता है मादा कायिक कोशिका में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है। तो पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को जाना जाता है साइटोपायज के नाम से। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजेय पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? यह कहलाती है आइडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका कहलाती है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज प्रकार है हैबोस शर्करा का। अगला है जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0 होती है। सबसे ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो ग्लूकोज लेना चाहिए। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो विषाणु में विशेषता नहीं होती है कोशिका भित्ति की मौजूदगी। अगला प्रश्न है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? गाजर का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है नाभिक। कॉपर डैश माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? आत्मघाती बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया?
पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था हैवर लैडिट ने। पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं तो वो कहलाती है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्लोरोफिल को डैश द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवेंतु और पेलेटियर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है वायरस। क्वेश्चन रिपीट वही क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक नहीं है हृदय मांसपेशी। अंतः प्रद्रव्य जलिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। वह खुरदरी हो जाती है राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायलिन एनिलिडा जाति। निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? सिनेप्स अंतराल स्थित होता है दो तंत्रिका कोशिका के बीच। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है उत्तक। पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पौधे के उत्तक ये 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है? तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि यूग्लिना, पैरामीशियम और गोन्यूलेक्स में कोशिका भित्ति होती है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगिरी कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगिरी सूत्रकणिका को कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगर। अगला प्रश्न है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें डैश कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है त्रिकोणिकी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीव कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया? प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था पुरकिंजे ने। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक एसिड। दिए गए विकल्प में से उस उत्तक की पहचान करें जिनकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म, सेलुलोज की पतली दीवार और रेक्तिकाओं की प्रधानता वाली होती है। तो इनमें से यह कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? एक कोशिका के केंद्रक में द्रव्य होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? एक वयस्क रंध्र में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? सही जवाब हो जाएगा जीव द्रव तंतु। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है इनमें से सभी, यानी पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ये सभी है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ह्यूमस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है?
तो बाल में पाया जाने वाला प्रोटीन है केराटिन। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? एक कोशिका के केंद्रक में द्रव्य होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। जीव और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु ही है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका में उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या होती है? अर्धपारगम होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है लयन का यानी लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? अमीबा अपना भोजन पचाता है खाद्य धानी में। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? पादप कोशिका में स्थित होता है प्लास्टिड। निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था? क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है कौन सा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय मांसपेशी ऊतक संयोजी ऊतक नहीं है। कोशिका में क्रोमोजोम डीएनए और डैश से मिलकर बने होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सूक्ष्मजीव जो नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं शरीर के किस भाग को अधिक प्रभावित करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिता और माता का बराबर होता है। अगला प्रश्न है ल्यूएनहोक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश में की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तालाब के जल में। कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम होता है। यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवास के आधार पर। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ है पेशीय ऊतक का प्रकार, दूसरी तरफ है कोशिका का आकार। तो रेखित पेशीय ऊतक का प्रकार रेखित होता है, लंबी बेलनाकार तथा शाखा रहित होता है, और चिकनी होता है लंबी के साथ अंतिम सिरा नुकीला तर्करूपी, और हृदयक में बेलनाकार तथा शाखाओं वाली होता है। तो एक का ए, दो का दो, तीन का तीन, ऐसे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक संयोजी ऊतक है जो किस प्रकार के अंतरकोशिकीय आधात्री से धसी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तरल। निम्नलिखित का मिलान कीजिए।
एक तरफ है जीव और दूसरी तरफ है विखंडन की विशेषताएं। तो अमीबा में कैसा विखंडन होता है? तो अमीबा में विखंडन होता है, विखंडन किसी भी तल पर हो सकता है। और लिस्मानिया में विखंडन होता है, विखंडन एक निर्धारित तल पर होता है। और प्लाज्मोडियम में यह होता है बहुखंडन द्वारा अनेक संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, विभिन्न पादप ऊतकों को किस आधार पर विभाजोतक, ऊतक तथा अस्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभाजन क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है, रेखित होता है हाथ तथा पैर में रेखित। उसके बाद चिकनी होता है आँख की पलक, मूत्रवाहिनी तथा फेफड़ों की श्वास नली में। और हृदय में उपस्थित होता है। सॉरी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के एपिथीलियम ऊतक आहार नली के अस्तर तथा अथवा फेफड़ों की कोशिकाओं में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरल सल्की एपिथीलियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, जीवाणु नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोनेरा जगत। ईस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? ईस्ट तथा मशरूम है फंजाई। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एक जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्लाइडेन एवं टी स्वॉन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ है जीव और दूसरी तरफ है जनन प्रक्रम। तो लिस्मानिया में द्विखंडन विधि द्वारा, उसके बाद ईस्ट में मुकुलन निर्माण द्वारा और स्पाइरोगैरा में खंडीकरण के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 2। रंध्र को घेरने वाली 2 रक्षा कोशिकाओं का आकार क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्क के आकार का होता है। अस्क्लेन कायमा ऊतक की कोशिकाओं की भित्तियां किस रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिग्निन के कारण मोटी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका का सिद्धांत। 88, डैश में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है। डैश फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। फफूंद के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊतक विज्ञान। कोशिका के डैश में डीएनए प्रमुख रूप से जमा होता है। डीएनए कहाँ जमा होता है? तो केंद्रक में जमा होता है। उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। पौधे के विभिन्न भागों में फ्लोएम भोजन पहुंचाता है। किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीनों, पादप व जंतु की कुल संख्या कहलाती है। तो इसे कहलाती है बायोमास कहलाती है। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एरेक्टर पीली। अगला प्रश्न है, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटोप्लाज्मा। जैविक शब्दावली में डैश 2 जैविक जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहभोजिता। कच्छाप बाल जैसी संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस जीव में चालन उपांगों के रूप में कार्य करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाणु।
अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, डैश एकल कोशिका द्वारा जनन क्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण सशक्ता यानी 20 पोटेंसी। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 2 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार ऐसा ही वीडियो आता रहेगा। जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बार किसी अपने फ्रेंड में इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।